चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है तो देखते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि यार पढ़ा कैसे जाए। देखो बेटा, मैं आपको अभी बता रहा था कि इस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है, मतलब 50% एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। और हम जब याद करना पड़ते हैं तो हम दो एक्सट्रीम पे चलते हैं। हमारी एक और भी इशू है, हम दो एक्सट्रीम पे जाते हैं, या तो सिर्फ स्टडी टेक्स्ट लेके चलते हैं या तो सिर्फ किसी और टीचर की बुक लेके चलते हैं। ठीक है। अब स्टडी टेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो भैया उसमें इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा लिखा हुआ है कि आपको एट द एंड कन्फ्यूज़ हो जाता है, चीज़ें समराइज़ नहीं कर पाते कि इसमें से मेरे काम की चीज़ कौन सी थी। ठीक है। और दूसरी बात है, हम आधा पढ़ते हैं उसके बाद बोर हो जाते हैं, ये पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं, यस सर, याद ऐसे हो ही है। नहीं रहा। अच्छा, दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि हम किसी भी सर की बुक उठाते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसमें इतना ज़्यादा शॉर्ट लिखा होता है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं समझ आता। एग्जाम में क्वेश्चन हमें समझने के लिए स्टडी टेक्स्ट पढ़नी पड़ती है। हम क्या करते हैं ना, मैंने अभी बता दिया कि दो एक्सट्रीम पे चलते हैं। अब जाहिर बात है, एग्जामिनर जो एग्जाम क्वेश्चन बना रहा है वो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के अलावा कोई बुक यूज़ नहीं कर रहा। अब आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें किसी एक थ्योरी के लिए ना 3 से 4 क्रिटिकल वर्ड यूज़ होते हैं। हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं थ्योरीज में कि ये पूछ कौन सी रहा है। तो हर थ्योरी के 3 या 4 क्रिटिकल वर्ड्स होते हैं। मतलब जिस तरह के अभी हमें एक तुक्के की बार खड़ी है, तो ये देखो 14 प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं फ्यूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे अगर देखें तो भैया जी, एक तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है प्रिंसिपल के नाम से, उसका नाम दे के कहे कि भाई जी 14 प्रिंसिपल बताएं। दूसरे नंबर पे वो कह सकता है कि फ्यूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थ्योरी है वो बता दें, या वो कह सकता है प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट बता दें। इन तीनों में से कोई एक वर्ड भी वो यूज कर सकता है, और बिलीव में ये तीनों वर्ड पूरी बुक में कहीं पर रिपीट नहीं हुए। अब क्या होता है कि जब हम एक एक्सट्रीम पे जाते हैं, या तो हम क्या कहते हैं स्टडी टेक्स्ट छोड़ के इजी अप्रोच की तरफ जाते हैं, नोट्स की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पे सिर्फ एक वर्ड लिखा होगा, या तो ये लिखा होता है, या ये सिर्फ एक लाइन लिखी होगी, ये चीज़ नहीं लिखी होगी साथ में। अब ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर इस लाइन को यूज़ करके क्वेश्चन बनाए, वो कोई भी और लाइन यूज़ कर सकता है जो कि स्टडी टेक्स्ट में मौजूद है। तो हमें समझ ही नहीं आती कि वो थ्योरी पूछ कौन सी रहा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जब वो हमसे थ्योरी पूछता है, अगर हमें समझ आ भी जाती है कि कौन सी थ्योरी पूछ रहा है, तो हमें ये नहीं समझ आती कि उसमें से हमने प्रोड्यूस कितना करना। सारा तो प्रोड्यूस करने वाला नहीं था। तो दो एक्सट्रीम छोड़ के हमें थोड़ी सी एक मिडल अप्रोच लेनी पड़ती है, कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि स्टडी टेक्स्ट मस्ट पढ़नी है। मतलब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को, तो रूबी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं उनको पढ़ाता स्टडी टेक्स्ट से, पढ़ाऊंगा मैं उन्हें यहाँ से। ठीक है। लेकिन याद बुक नहीं करनी, बुक याद नहीं करनी, याद आपने नोट्स करने हैं, पढ़ना आपने स्टडी टेक्स्ट से मस्ट है। एक तो हम अंग्रेज नहीं है भैया, हमें थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल चाहिए होता है। अच्छा, जहां तक बात है प्रैक्टिकल सिनेरियो की या प्रैक्टिकल केसेस की बीएम के इसके अंदर क्या कहते हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो बेटा इसमें क्वेश्चन जो होता है ना प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल इतना नहीं होता जितना वो लेंथी होता है। एक क्वेश्चन होता है, अगर मैं इफेक्टिवली बात करूं कि जो केस स्टडी या प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है, वो पूरे एग्जाम में, पूरे पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, और वो होता भी तकरीबन आधे पौने पेज का है। ठीक है। वो क्वेश्चन एज इट सेल्फ मुश्किल नहीं होता। मसला क्या होता है कि एक तो वो पहला ये दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरे नंबर पे अभी पेपर स्टार्ट हुआ होता है, हमारा दिमाग तो कोई 5-10 चीज़ों में बल्कि 50-100 चीज़ों में घुमा पड़ा होता है कि भाई हमने सिर्फ नोट्स किए थे, बुक नहीं की थी। मतलब बाहर खड़े 2-4 दोस्तों की कुछ ऐसी बोंगियां भी होती हैं जो हमने देखी नहीं होती बुक में। हम कहते हैं पता नहीं ये कौन सी फरिश्तों वाली बातें कर रहे हैं। तो वहाँ का यस। मसला, एग्जाम का प्रेशर, अटेम्प्ट का प्रेशर, अगर रिपीटर है तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट का प्रेशर, फीस का प्रेशर, घर वालों का, इतने प्रेशर्स होते हैं ना शुरू में हमारे। तो जो हमने रट्टा मार के कोई 1.5-2 किलो अंग्रेजी सुटाई होती है, वो भी हमें भूली होती है। तो जो हम पहले 15 मिनट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इनइफेक्टिव वही यूज़ करते हैं बीएम के पेपर में, कि हम जस्ट पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, 2 लाइनों के बाद तीसरी लाइन पे चलते हैं। हमारे दिमाग में पहली 2 लाइनें नहीं होती। हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हमने बुक का पूरी नहीं की थी, एक टॉपिक छोड़ दिया था। हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि भाई अगर इस बार भी ना आया तो अगली अटेम्प्ट में हमारे साथ क्या होगा। तो 2 लाइनों के बाद तीसरी लाइन पे जाके हम भूल जाते हैं। तो हमारा पेपर पढ़ने का जो पहले 15 मिनट हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उसी का ही मिस यूज करके बेड़ा गर्क कर देते हैं।
अच्छा, अब जो क्वेश्चन होता है ना, वो खासतौर पे 1.5-2 पेज का जो क्या कहते हैं, सॉरी 1-1.5 पेज का जो क्वेश्चन होता है, जो प्रैक्टिस केस स्टडी होती है, बड़ी सारी एक थ्योरी लिखी होती है, 80% आंसर उसके अंदर मौजूद होता है। हम क्या करते हैं, हम शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, 4 लाइनें पढ़ते हैं, पहली 4 भूल गई, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, एट द एंड रिक्वायरमेंट पढ़ी और आगे मूव कर गए। तो बेटा पहली बात तो यह है कि अगर आप बड़े क्वेश्चन को हाथ मारने चल रहे हैं तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़े। आप जब 15 मिनट को क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन पेपर, उसमें आप 15-20 नंबर अपने वैसे पक्के कर लें। आपके हाथ में बॉल पेन होता है, आप हाईलाइट करते जाएं, आप उसमें से चीजों को देखते जाएं, जितना टाइम सेव कर सकते हैं करें। उसके बाद इसमें कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी पॉइंट एक लाइन से ऊपर का नहीं लिखना आपने। पैराग्राफ की फॉर्म में बीएम लिख के आप पास हो सकते हैं, बेटा ये भूल जाए। पैराग्राफ नहीं प्रोड्यूस करने, आपकी कोई भी लाइन होगी, एक लाइन से ऊपर आपका एक पॉइंट नहीं जाना चाहिए। कहीं पे एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर 2-3 सेंटेंस आप इकट्ठे कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल सेंटेंस आपका सिंगल पॉइंट होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल सी इंग्लिश में होना चाहिए। एग्जाम आ रहा है सजेस्टेड इंग्लिश में। आंसर में तो काफी जी लिखा होता है, जी बेटा, सजेस्टेड आंसर दिया हाँ आई तो कैप बेटा की वो तरफ से गेस्ट। स्टडी टेक्स्ट को ही तो उन्होंने बाद में कॉपी पेस्ट मारा होता है। सजेस्टेड आंसर जो है वो बैठ के कोई थोड़ा उसको बनाते हैं, उन्होंने तो क्वेश्चन लेना थोड़े होता बहुत है। बेटा देखो मैं आपको एक डिफरेंट बात, तो हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप ना आई कैप की बुक उठाएं और इसका प्लेजरिज्म चेक करें तो ये 100% प्लेजरिज्म है, मतलब कॉपी पेस्ट है, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट है। हम तो ये काम करते हैं ना, प्लेजरिज्म वगैरह का चेक करते रहते हैं, तो आई कैप की बुक को हमने एक बार किया था तो ये 100% इसका प्लेजरिज्म था, मतलब ये सारा कॉपी पेस्ट है। तो इसका एग्जाम पेपर वगैरह सब कुछ ऐसे बनते हैं, जो आपके पास सजेस्टेड सोल्यूशन आता है बेटा, वो जरूरी नहीं कि उन्होंने खुद बनाया, जहां से उन्होंने क्वेश्चन उठाया वहीं से उन्होंने आंसर उठाया। तो हो सकता है वो यूके का हो सकता है वो यूएसए का हो सकता है किसी भी बॉडी का हो सकता है वो क्वेश्चन। तो आपने ये देखना है कि आप एग्जामिनर को ईज में कैसे डाल सकते हैं, जितना आसान रखेंगे उसे उतना बेहतर है। आप किसी भी टीचर को देखेंगे, अच्छा इसको भी छोड़े, अगर आप किसी भी अच्छे टीचर की बुक उठा के देखें, आपको पैराग्राफ की फॉर्म में बुक नहीं मिलेगी, पॉइंट्स की फॉर्म में बुक मिलेगी सारी। एक, यस सर। आज याद करना आसान है। दूसरे नंबर पे आप अगर एक सेंटेंस लिखते हैं ना, जहाँ पे आपने 5 लाइनें लिख के उसमें 3 लाइनों का बेड़ागर करना होता है ना, तो अगर एक सिंगल लाइन लिखी है ना तो वो कम से कम ठीक होती है। अगर आपको ये पता है ना कि यहाँ पे 10 पॉइंट आने हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर आपको इतना पता है कि एक थ्योरी है उसके 10 पॉइंट है आंसर के, और आपको सिर्फ इतना भी याद है ना, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 10 आपको पता है, आप 6-7 तो लिखेंगे ही ना। पॉइंट्स की फॉर्म में आसान हो जाता है, प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है, कंसेप्ट मिक्स नहीं होते। हम एक लाइन लिखें या एक पैराग्राफ लिखें, 5 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखेंगे, हम उसका सेंस चेंज करके रख देते हैं, सारे का सारा सेंस ही नहीं बनता उस सेंटेंस का। ऐसे ही हम उसमें कंजक्शन और या एडवर्ब वर्ब यूज करते हैं, इंग्लिश की ऐसी ऐसी तैसी फेरते हैं हम लोग, तो सेंस ही खत्म हो जाता है। जबकि 5 अगर आप पॉइंट लिखे होंगे तो किसी ना किसी सेंस में थोड़े बहुत फिट हो जाते हैं। तो पहली बात, बुक को जो है आपने सिर्फ रीड करना, याद नहीं करना। उसके आपने अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स अब आपके पास है नहीं तो अल्लाह भला ही करे, क्या कर सकते हैं, ये अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए। अच्छा, उसके बाद आपने पॉइंट्स की फॉर्म में हमेशा कोशिश करनी है कि थ्योरी निकालनी है, सिर्फ पॉइंट्स निकालने वो वाले जो पॉइंट हों, जो काम की चीज़ें, एक्स्ट्रा छोड़ देना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपके नोट्स 110-15 पेजेस के हो जाते हैं तो मोर देन इनफ है, पूरी बुक आपकी कवर है उसमें। कोई जरूरत नहीं 296, 97, 300 पेजेस याद करने की, वो हमने नहीं लिखने होते। सिंपल चैप्टर 2 उठा के देख लो भाई, 40-50 पता नहीं 55 पेजेस का वो चैप्टर है। याद करने की बात की जाए तो अगर उसमें से बमुश्किल 12-13 पेजेस निकलते हैं सारे। तो ये यस आपको अंडरस्टैंड करना होगा। 3 चीजें आपको पेपर में अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, तो ये आपको तब ही पता चलेगा जब आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ के गए होंगे। मतलब तकरीबन 50-60% ऐसा होता है बीच में कि वो स्ट्रेट नहीं पूछता, बल्कि थोड़ा बहुत घुमा के किसी और वर्ड से पूछता है जो हेडिंग में मौजूद नहीं होगा। वो वर्ड, वो अंदर कहीं पे वर्ड मौजूद होगा, टॉपिक के अंदर वर्ड मौजूद होगा, उस वर्ड से क्वेश्चन पूछेगा वो। तो वो आपको तभी पता चल सकता है जब आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ के गए। आंसर हमेशा आप पॉइंट की फॉर्म में प्रोड्यूस कीजिएगा, पैराग्राफ की फॉर्म में इंतहाई एक्सट्रीमली सर्कमस्टांसेस जहां पे आपने चीज एक्सप्लेन करनी हो तब आप जाइएगा, नॉर्मली नहीं जाइएगा। चौथे नंबर पे रिक्वायरमेंट पे आपने मस्ट गौर करना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। बात अगर स्टेट की हो रही है, बात अगर नरेट की हो रही है, जस्ट पॉइंट प्रोड्यूस करें, कोई साझेदानी नहीं दिखानी।
कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे। डिस्क्राइब हो रहा है, एक्सप्लेन कह रहा है, तब आप मस्ट एग्जाम्पल देंगे। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम्पल कौन सी आनी है? तो बेटा ये स्टडी टेक्स्ट पढ़ के आना है। तो लिहाजा 3 बार आपकी कम से कम बुक रिवाइज होनी चाहिए। एक बार आपने स्टडी टेक्स्ट पढ़ा हो, एक बार आपने नोट्स को याद किया हो, और एक बार आपने हाथ से लिख के निकाला हो। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और अभी भी आपके पास जितना टाइम पड़ा है 15-20 दिन, इसके अंदर आराम से तैयार हो सकता है। तो मूव करते हैं आज के चैप्टर की तरफ, चैप्टर 1 मैनेजमेंट कंसेप्ट। ओके, सबसे पहले बीएमबीएस को बेटा समझना जरूरी है कि ये है क्या चीज, अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि बीएमबीएस है क्या। हम बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज पढ़ क्यों रहे हैं? हम अकाउंट्स वाले बंदे, हम ऑडिट वाले बंदे, हम टैक्स वाले बंदे, हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है कि भाई लोगों के हमने बिहेवियर अंडरस्टैंड करने, हमारा इससे क्या लेना देना? बेटा सेम वही चीज है जो मैंने लॉ पढ़ाते हुए समझाया था कि हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। हमने कोई वकील नहीं बनना होता। सेम इस तरह बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं कि हमारी कोर एक्टिविटीज तो बेशक ऑडिट है, अकाउंटिंग है, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल शख्स होता है और वो कई जगहों पे फिट आता है। मतलब हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं, ऑडिट करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं, हम कंसल्टेंसी देते हैं, हम टैक्सेशन वगैरह के रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं, हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम बिजनेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, हम एचआर कंसल्टेंसी दे सकते हैं, ईआरपी सिस्टम डेवलप करते हैं, एचआर रिक्रूटमेंट वगैरह के डिपार्टमेंट के हम हेड हो सकते हैं, हम सीएफ हो सकते हैं, हम सीईओ हो सकते हैं। ओ भाई हम चांद पे जा सकते हैं, हम एलियन हो सकते हैं, हम मरीख को फतह करने वाले हो सकते हैं, हम तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारी ड्यूटीज में आता है। उसके बाद बेटा देखो, जब तक हम एक बिजनेस का प्रोसेस अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम उस बिजनेस को ऑडिट कैसे करेंगे? ऑडिट होता ही यही है ना कि हमने चीजें चेक करनी है। तो चेक कब करनी है? सर कुछ ज्यादा बेटा बहुत ज्यादा हो गया है अगर आप सोशल मीडिया पे रहते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या कर लिया। अच्छा, तो लिहाजा खैर बेटा ज्यादा नहीं है, जो आई कैप हमारे साथ करते हैं ना ये ज्यादा होता है, उसके बाद हम इतने हो जाते हैं। और आई कैप हमारे साथ इतना नहीं करता जितना हमारे साथ फॉर्म्स में होता है। लिटरली हमारे साथ फॉर्म्स में होता है ना, जो हम एक खाक ग्रुप से लेके हम मिनिस्टर तक के लेवल के ऊपर इक्वली फिट होते हैं, इक्वली फिट होते हैं। मतलब हमारे सामने मिनिस्टर बैठा हो ना तो हम उसे भी हरा सकते हैं ना, तो उससे भी ज्यादा हमारे पास मटेरियल होता है कि हम फर्म में जलील इतने हो चुके होते हैं, इतना काम कर चुके होते हैं, हर एस्पेक्ट को टच कर चुके होते हैं यार, हर एस्पेक्ट को। तो लिहाजा ये चीजें वैसे हमें आती होती हैं और ये हम करते, मैं खुद करता हूँ भाई, मैं बैंकिंग का काम करता हूँ, मैं एसएसीपी का करता हूँ, मैं एफबीआर का करता हूँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाई हमारे साथ क्या लेना देना, वो हम काम करते हैं। लाइसेंसेस वगैरह का करते हैं, जो आ जाए भाई हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, कम ले आओ, गल छो, पैसा दो तो कम करो, बात खत्म। तो लिहाजा बिजनेस को मैनेज करना एक्चुअली हमारा काम नहीं है मेन, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि एक बिजनेस हम खड़ा करेंगे तो ही उसका ऑडिट कर पाएंगे ना। जब बिजनेस ही नहीं बनाएंगे, क्लाइंट को ना शुरू से पकड़ना पड़ता है। तो अब आपको पूरी बुक में आगे तो पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी पोजीशन क्या है। किसी वक्त आप ऑनर्स को पढ़ा रहे होंगे, समझा रहे होंगे, किसी वक्त आप मैनेजमेंट को समझा रहे होंगे। तो लिहाजा सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज, तो दो कंसेप्ट हैं। एक है बिजनेस को मैनेज करना, दूसरा है बिहेवियर को स्टडी करना। अब बिहेवियर बिजनेस का तो नहीं हो सकता, बिहेवियर्स तो इंडिविजुअल्स के होते हैं। तो लिहाजा इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। तो हमारी बुक 2 या 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक क्या होगा, एक बिजनेस जो मैनेजमेंट है बिजनेस के उससे रिलेटेड होगा, हम मैनेजमेंट को समझा रहे होंगे, हम मैनेजमेंट की चीजें बता रहे होंगे, हम मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे। दूसरा हिस्सा क्या होगा, बिहेवियरल स्टडीज, जिसमें हम मैनेजमेंट से नीचे जो लोग होते हैं उनके बिहेवियर के ऊपर काम कर रहे होंगे। मतलब उनका हम कल्चर बना रहे होंगे, उनका बिहेवियर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, उनको लीडरशिप दे रहे होंगे, उनको मोटिवेशन दे रहे होंगे। तो ये सारे किस में आते हैं, निगोशिएशन, कन्फ्लिक्ट, ये इंडिविजुअल लेवल की बात है। तो ये बिहेवियरल स्टडीज में पढ़ेंगे। और लास्ट वाला हमारा 11वां चैप्टर है जो आईटी वाला, वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा बेटा पैटर्न ये होगा कि हम पहला चैप्टर आज करेंगे, कल दूसरा चैप्टर करेंगे, परसों जो होगा हम क्या कहते हैं 7वां और 8वां चैप्टर, 2 चैप्टर करेंगे। और उसके बाद जो 11वां चैप्टर है वो हमारा 1 मिनट, आज क्या है, फ्राइडे है, कल सैटरडे को क्लास होगी कल हमारी। उसके बाद नहीं, हम कल दूसरा चैप्टर करेंगे। मंडे से लेके वेडनेसडे तक हमारी बीएम की क्लास हुआ करेगी चैप्टर 11 की। वो एक रेगुलर क्लास है, रेगुलर बच्चों का रहता है।
फास्ट ट्रैक वालों का भी चैप्टर 11 रहता है। उसकी वजह ये है कि मैंने छोड़ दिया था, वो एक 15-20 नंबर का पोर्शन है, तो मैंने कहा था कि इसको हम एंड पे ही करेंगे 3 दिन क्लासेस में, और उसके बाद मुसलसल 1-2 टेस्ट करके उसको पक्का कर लेंगे। तो पहले हम पहला चैप्टर करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। मंडे से हम 11वां चैप्टर करेंगे। वो 3 रेगुलर क्लासेस होंगी, आप सारे उसमें अलाउ हैं, आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा वो 11वां चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम वापस आएंगे 8वें 7वें के ऊपर, और फिर हम अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर कर सकते हैं। क्योंकि लॉ की तरफ से भी बच्चों की रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि हम मिक्स कर ले, एक दिन लॉ की क्लास, एक दिन बीएम की क्लास। तो हम 15 तारीख तक जो है क्लासेस अपनी करते रहेंगे किसी ना किसी तरीके से इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे जितना इफेक्टिव इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं किया जाए। तो ये शॉर्ट सी डिस्कशन थी। अब हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। पहला चैप्टर है मैनेजमेंट कंसेप्ट। बेटा पहले इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हम कर क्या रहे हैं। हुआ ये कि बेटा देखो, हमारे पास एक बंदा आया, पैसे वाला शख्स था बहुत ज्यादा, आके कहता है कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं क्या करूं। हमने कहा हमें दे दे भाई, ज्यादा पैसा है। तो जिस तरह एक मरीज जाता है हकीम के पास, हकीम साहब भुख नहीं लग रही, कहता मैनू दे गया कर भाई। तो भाई हमने उसे कहा कि हमें पैसे दे, कहता नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, कोई आइडिया दे। तो हमने कहा कि तुम एक बिजनेस स्टार्ट करो। कहता कैसे होगा। हमने कहा हम बैठे हैं, हमारे पास आओ, हम आपसे तकरीबन 60,000 रुपये चार्ज करेंगे और हम आपको एक कंपनी बना के दे देंगे। तो उसने पूछा वो कंपनी क्या होगी। हमने कहा कि भाई जो आप काम कर सकते हैं वो करेगी। वो कहते सर मैं तो कोई काम नहीं कर सकता, मेरे पास तो सिर्फ पैसा है। फिर हमने उसको बताया बैठ के, देखो ये कंपनीज हैं, आज आईटी का बड़ा स्कोप है, आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा स्कोप है, या क्लॉथ इंडस्ट्री का बड़ा स्कोप है, तो आप इनमें कोई काम शुरू कर दें। चले भाईजान, वो हमारी बातों में आ गया, हमें उसने 60,000 पकड़ाया, हमने उसको एक कंपनी खड़ी करके दे दी। कंपनी थी जनाब जी टेक्सटाइल सेक्टर की। टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी खड़ी की, 60,000 ले लिया, उसे हमने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पकड़ाया और कहा जाओ भाई आपकी कंपनी बन गई। वो हमारा मुंह देख रहा हो कि भाई मेरे से 60,000 रुपया भी गया, मेरा महीना इन्होंने वेस्ट भी कर दिया, और अब मुझे एक कागज पकड़ा के कहते हैं कि जाओ। तो हमारे सामने बैठा कहता है कि भाई अब मैंने क्या करूं। तो अब हम उसे कह रहे हैं कि भाई अब आपने बिजनेस चलाना है। यहां से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट हो रहा है कि हम एक इस टाइम कंसल्टेंट हैं, हमारे सामने ऑनर बैठा है एक बिजनेस का, और उसने बिजनेस चलाना है, वो खुद कुछ नहीं करना जानता। अच्छा, आप में से कंपनी लॉ जो है तकरीबन सारों ने पढ़ लिया, या कोई स्टूडेंट है जिसने ना पढ़ा हो कंपनी लॉ? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी कंपनी लॉ ये क्या कहते हैं लॉ वाला सब्जेक्ट ना पढ़ा हो? चलें, अब सब ने पढ़ा है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि कंपनी चलाते कौन होते हैं? डायरेक्टर्स है। हाँ जी, डायरेक्टर्स, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो लिहाजा ऑनर ने कंपनी बना दी है, अब वो हमारे सामने मुंह खोल के बैठा है कि हमें बताओ कि मैं क्या करूं। अब हम उसने कहा कि ठीक है भाई, वो 60,000 फीस तो थी ना, वो तो आपने कंपनी बनाने की हमें दी थी, अब तो भैया आप मजीद कंसल्टेंसी ले रहे हैं, अब हमें 1 लाख रुपया और दें, हम आपको बताएंगे कि आपने करना क्या। खैर बेचारा मरता क्या ना करता, फंसा ही बैठा है, पैसे फंसा बैठा है। खैर उसने हमें पैसे दिया, हम शुरू हो गए। हमने कहा देखो बिजनेस खड़ा कर दिया आपने, अब आपने मैनेजमेंट भर्ती करनी है। अब आप मैनेजमेंट रखेंगे, वो आपका काम चलाएगी। वो कहता है सर जी पहले बिजनेस नहीं मान होने मैनेजमेंट कितों आ गई है, इसका मैं क्या करूं। हमारे साइड पे मुंह उठा के बैठा था, तो कहता है सर हमसे हमसे पूछता है मैनेजमेंट क्या होती है। तो अब हम उसे बता रहे हैं कि भैया मैनेजमेंट जो है ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। कुछ लोग होते हैं जो कि एक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग हायर करने हैं जो एज ए मैनेजमेंट होंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? वो कहते हैं मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड पीपल टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस। तो इस डेफिनेशन में 2-3 चीजें हमें क्लियर होती हैं। सबसे पहली तो बात है कि कंपनी की जो मेन स्टेक होल्डर है, जो मेन ओनरशिप है, वो मैनेजमेंट के पास होती है। वजह क्या है? क्योंकि वो रिसोर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस है वो कंपनी का पर्पस अचीव करना है। तो एक लाइन हमेशा याद रखें कि मैनेजमेंट का सोल पर्पस क्या है? बिजनेस का जो पर्पस है वो अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो अचीव करना, ये मैनेजमेंट का काम है। अब ये कैसे अचीव होना है भाई? ये जो मर्जी मैनेजमेंट इसके लिए कर सकती है वो करे, लेकिन पर्पस अचीव करे। तो अगले चैप्टर में हम इसी को ही मैनेजमेंट को पढ़ाएंगे कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का अचीव कैसे करना है। ओके, तो हमने कहा कि भैया जी आप मैनेजमेंट जो है ये हायर करें। वो कहते हैं मैनेजमेंट क्या है? हम कहते हैं ये एक प्रोसेस है रिसोर्सिस को कंट्रोल करने का और लोगों को एक खास उसमें क्या कहते हैं तरीके से डील करने का, कि आप एक स्पेसिफिक पर्पस अचीव कर सकें।
अब 5 स्टेप प्रोसेस है तो जाहिर बात है इसके स्टेप होंगे बेटा, जब भी प्रोसेस आए तो उसके स्टेप मस्ट होंगे। पूरी बुक के अंदर जहां पे वर्ड प्रोसेस आएगा उसके स्टेप्स जरूर होंगे। जिस तरह लीडरशिप एक प्रोसेस है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है, हर चीज एक प्रोसेस के अंदर जो आती है उसके स्टेप्स मस्ट होते हैं। तो लिहाजा अच्छा, अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊंगा कि मैं आपको क्यों कह रहा था कि आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ें। उसकी वजह ये होती है कि बेटा चीजें ओवरलैप, मतलब आप अगर ये देखते हैं, वाह धूप में बारिश हो रही है भैया, क्या कह सकते हैं। मैनेजमेंट 5 स्टेप प्रोसेस बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने जनाब जी बताया कि मैनेजमेंट के 5 प्रोसेस स्टेप्स प्रोसेस हैं। पहला क्या होता है? प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा डायरेक्टिंग, चौथा कोऑर्डिनेटिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। अगर क्वेश्चन आता है हेनरी फेयोल के आपने 5 स्टेप्स बताने हैं मैनेजमेंट के, तो आपने ये 5 स्टेप्स बता देने। अगर क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं, तो आपने फिर यही बता देनी है। हम अभी आगे चल के देखेंगे। तो ये वाली चीज 3-4 जगह पे कॉपी पेस्ट हो रही है डिफरेंट नाम के साथ। कहीं पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, कहीं पे ये एस्पेक्ट्स बन जाएंगे, कहीं पे ये स्टेप्स बन जाएंगे। तो लिहाजा कहीं पे भी मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेप्स वगैरह वो ये 5 हैं। बाकी हमने अब उन ऑनर्स को बताया कि देखो आपने मैनेजमेंट भर्ती करनी है, उसके मुख्तलिफ आपने हायरार्की बना। एक टॉप मैनेजमेंट होगी जिसमें डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं, एग्जेक्टिव्स आते हैं, मिडल लाइन होते हैं जिसमें मैनेजर्स वगैरह आते हैं, और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं, ये सुपरवाइजर वगैरह जो होते हैं, इसमें ये आते हैं जो डायरेक्टली इंडिविजुअल नीचे एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो डेफिनेशन, स्टेप्स और मैनेजमेंट लेवल ये किसी हद तक इंपॉर्टेंट है। आगे ये जो थ्योरीज वाला टॉपिक है इसे आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूजिंग सा है, रट्टा है, हो सकता है कि इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आए, लेकिन वो सदियों में एक बार पूछता है, इसमें से ज्यादा इसको नहीं पूछता। तो इसको हम एट द टाइम बच गया तो देखेंगे। अच्छा, हमने ऑर्डर्स को मैनेजमेंट का बता दिया। अब वो कहते हैं कि भाई मैनेजमेंट के जो बंदे लेके आए वो कैसे होने चाहिए। अब हम उनको बता रहे हैं कि देखो जो मैनेजमेंट होती है ना उसके अंदर मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं, तो आपने ऐसे लोग रखने हैं मैनेजमेंट जिनके अंदर ये स्किल्स मौजूद हों। कौन से? लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, निगोशिएशन, कोचिंग एंड मेंटरिंग। लीडरशिप के ऊपर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ यहीं पे आएगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी छोटा सा टॉपिक है, यहीं पे हम आगे पढ़ लेंगे डिटेल में। कम्युनिकेशन जो है ये निगोशिएशन और कम्युनिकेशन मिला के एक आएगा चैप्टर हमारा, और ये थोड़ा सा चेंज के अंदर भी डिस्कस होगा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग रोल जो है वो हम यहीं पे देखेंगे। कोचिंग और मेंटरिंग जो है वो भी लीडरशिप के अंदर आता है। तो लिहाजा जो मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, मैंने आपको बताया कि हमारी बीएमबीएस के जो अगले तकरीबन 7 चैप्टर होंगे वो मैनेजमेंट की स्किल्स के ऊपर होंगे। तो लिहाजा यहाँ पे थोड़ी थोड़ी उनकी डिटेल दी हुई है, लेकिन डिटेल में जो है वो आगे प्रोवाइड किया गया है। लीडरशिप क्या आता है? लीडरशिप का क्या मतलब है? अभी एक लाइन बताता हूँ कि भैया किसी भी शख्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना लीडरशिप कहलाता है। मतलब किसी भी शख्स को इन्फ्लुएंस करके आपने अपना पर्पस निकालना है, ये लीडरशिप कहलाता है। तो बाकी कोई इसके क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इनके चैप्टर में पढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टाइम मैनेजमेंट का है, और ये आपसे अक्सर वो पूछ लेता है। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन बनाए या थोड़ा बहुत 3-4 नंबर तक का क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट में से वो बना सकता है। तो मैनेजर्स के लिए ज़रूरी है कि भैया वो टाइम मैनेजमेंट उनको आनी चाहिए। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के अंदर बैरियर्स क्या होते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब बैठ के ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाते जाना, प्रैक्टिकली कुछ ना करना। इनइफेक्टिव डेलीगेशन, सारा कुछ अपने हाथ के नीचे रखना, लोगों को काम ना डेलीगेट करना, और फिर एंड के ऊपर जो है वो चीज़ें पूरी नहीं होती, टास्क कंप्लीट नहीं होते, डेडलाइन बीट नहीं हो पाती। मैनेजिंग पेपर वर्क एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क कर लेना या तरतीब से फाइलों को मैनेज ना करना, उनकी प्रॉपर टैगिंग ना करना। इसी तरह अटेंडिंग और ऑर्गेनाइजिंग अननेसेसरी मीटिंग, एवं ही बस क्या कहते हैं शोल मेले के ऊपर बुला लेनी, या ऐसे ही बस हर वक्त मीटिंग, ना जिसका कोई एजेंडा है, ना जिससे कोई ऑब्जेक्टिव हासिल होना है, फिर भी मीटिंग बुलानी। और इस तरह फेलिंग टू सेट प्रायोरिटीज के प्रायोरिटी सेट ना कर पाना भी एक बैरियर टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के बैरियर हैं, तो टेक्निक्स क्या है? एक्चुअली मैं आपको बात करूं कि बैरियर्स रिमूव करने की टेक्निक्स क्या है, तो आप इन्हीं को उल्टा करके लिख देंगे तो बेटा वो बन जाएगा सीधा सा कि भैया जी क्या कहते हैं डेलीगेशन, प्रॉपर डेलीगेशन होनी चाहिए,
प्रोक्रेस्टिनेशन को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, पेपर वर्क वगैरह प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, मीटिंग जो है सिर्फ रेगुलर होनी चाहिए लेकिन अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, और प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। अगर आप इन्हीं को ही उल्टा करके लिख देते हैं तो आपका किसी हद तक आंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इसको आगे करें। तो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, लेबल टास्क एंड प्रायोरिटीज, तो यही चीज है, ठीक है। की टास्क अलहदा कर लो वगैरह वगैरह। मॉनिटर प्लान एंड टेक रेमेडियल एक्शन व्हेन स्लिपेज इज आइडेंटिफाइड, कि भैया जी क्या कहते हैं, अगर कहीं पे आपको लगता है कि आप अपने प्लान्स में इधर उधर हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से हट रहे हैं, तो आप वहाँ पे रेमेडीज को क्या कहते हैं अप्लाई करें और खुद को वापस ट्रैक के ऊपर लेके आए। सेट डेली, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ये भी प्रायोरिटीज में आता है। डेलीगेट करें विद वन सेल्फ, अपने आप के साथ टाइम के क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट रखें, मतलब खुद भी बैठ के चीज़ों को सोचें, रिव्यू करें काम को अपने। इस तरह यूज चेकलिस्ट वगैरह यूज करें ताकि प्रॉपर तरीके से जो आप है क्या कहते हैं चीज़ों को मॉनिटर कर सकें। और कंट्रोल इंटरप्शन वगैरह के बिजनेस आवर्स के दौरान फ़ोन कॉल्स वगैरह और इन चीज़ों को क्या कहते हैं अवॉइड करें। तो ये टॉपिक जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने बाय हार्ट रट्टा मार लेना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या आता है कि भाई जहाँ पे भी स्ट्रेस वगैरह आती है उसको मैनेज करना मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में मैनेजमेंट की क्या स्किल्स होनी चाहिए, नई मार्केट आइडेंटिफाई करना, नई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, नए आइडियाज़ लेके आना। इसी तरह क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस वगैरह को शेयर करना, जो लोग हैं आपके रिसोर्सेज हैं उनके आइडियाज़ वगैरह को इनकॉर्पोरेट करना। तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के अंदर ये स्किल आती हैं कि मैनेजमेंट को इसेबल होना चाहिए कि वो नई मार्केट आइडेंटिफाई कर सके वगैरह वगैरह वगैरह। कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट को जो है वो हर तरफ कम्युनिकेट करना आना चाहिए, मतलब मैनेजर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो बात ही ना कर पा रहा हो, उसे पता ही ना हो कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करना कैसे करना है। तो मैनेजमेंट की एक ये स्किल भी है कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। किस लिए कम्युनिकेट, स्पोर्ट मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट प्लान। पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का, ये होता है जनरल आइडियाज गैदर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मैनेज रिलेशनशिप वगैरह। तो नॉर्मली इन चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन की जाती है। लेकिन अब इस कम्युनिकेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो क्या कहते हैं एक स्किल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया जी मैनेजमेंट जो है वो कितने तरीकों से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती है। पहला तरीका है लिसनिंग, सुन के, क्या मतलब फीडबैक वगैरह लोगों का लेके, इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करके, लोगों की राय सुन के, फीडबैक से, इन चीज़ों से जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरी होती है, कोई बताएगा? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए क्यों ज़रूरी होती है? गोल को अचीव करने के लिए सर। बेटा डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जाहिर बात है इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या डिसीजन लेने होंगे। डिसीजन हमेशा इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर होते हैं, तो लिहाजा इंफॉर्मेशन के लिए क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है। तो सोर्स क्या है, लिसनिंग है, ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस वगैरह को ऑब्जर्व करके, इंटरव्यूज, लोगों के इंटरव्यू लेकर। तो अब ये इंटरव्यू के जो स्टेप्स हैं ये वाले 4 इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। वो पूछ सकता है कि इफेक्टिव इंटरव्यू टेक्निक्स बताएं आप, क्या हो सकती हैं। तो प्लान द एजेंडा, प्रिपेयर एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, ओपन द इंटरव्यू, कंडक्ट द इंटरव्यू और क्लोज कर देना एंड में। तो ये एक इफेक्टिव इंटरव्यू के स्टेप्स हैं। हालांकि ये इन टॉपिक के साथ रिलेट नहीं करते, लेकिन क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बीच में हैं आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, तो उन्होंने साथ में ये देते गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना वो मुसीबत में डाल सकते हैं उन्होंने डालने की कोशिश की है। उसके बाद क्वेश्चनर्स, इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है। मतलब आप छोटे मोटे क्वेश्चनर्स वगैरह जो हैं वो लोगों से फीडबैक के तौर पे, मतलब आप हमारे जब कॉलेजेस वगैरह में, जहाँ पे अगर आपने कभी क्लासेस ली हैं किसी अच्छे कॉलेज में, तो वहाँ पे भी वो आपको क्वेश्चनर की फॉर्म में फीडबैक लेते हैं। आपसे पूछते हैं क्या आप टीचर से मुतमईन है, टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाता है, एग्जाम्पल्स वगैरह देता है, टेस्ट वगैरह कंडक्ट करता है, ये वो। तो ये क्या होता है, मैनेजमेंट आपसे इंफॉर्मेशन ले रही होती है, उसकी बेस पे डिसीजन करेगी कि टीचर को रखना है, पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना, कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तो वो उनको इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड एटीट्यूड सर्वेज वगैरह। एडवांटेजेस क्या है, रीयूजेबल होते हैं और बाइस जो है उससे बच जाते हैं। मतलब कि भाई हर इंडिविजुअल की जो ओपिनियन होगी वो अनबाइस्ड आती है और मैनेजमेंट की बाइसनेस भी उसमें नहीं होती किसी रिजल्ट को इवेलुएट करने में। डिसएडवांटेजेस क्या है,
लो रिस्पॉन्स रेट होता है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होता है कि भाई 4 ऑप्शन में से आपने सिर्फ कोई सिलेक्ट करना है, आप अपनी मर्जी का फीडबैक नहीं दे सकते। तो ये इस तरह की चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक इफेक्टिव इंटरव्यू की टेक्निक्स, ये इंपॉर्टेंट, क्वेश्चनर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट, निगोशिएशन एक स्किल है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसके ऊपर। कोचिंग और मेंटरिंग, आपको इन दो में डिफरेंस आना चाहिए। कोचिंग क्या होती है बेटा? कोचिंग है शॉर्ट टर्म एक प्रैक्टिस है किसी एक स्पेसिफिक स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब आपकी कंपनी में नया आईटी सिस्टम आया है, आपने अपने लोगों को उस आईटी सिस्टम के ऊपर ट्रेन करना है, तो ये कोचिंग के थ्रू होगा कि सिर्फ आप एक स्किल इंप्रूव कर रहे हैं। तो द प्रोसेस इंक्लूड्स, कोचिंग का प्रोसेस क्या होता है? प्लान एंड एग्जीक्यूट द सिस्टमैटिक लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपने उस कोचिंग का जो प्रोग्राम है उसको प्लान करना है, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज वगैरह आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद अकाउंट फॉर ट्रेनीज स्ट्रेंथ है लिमिटेशन, ट्रेनीज को अंडरस्टैंड करना है कि जिनको आप सिखा रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है, और फीडबैक वगैरह जो है वो आपने एक्सचेंज करना है। और मजीद जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट वगैरह उसके अंदर हो सकती हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो कोचिंग के स्टेप्स और कोचिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मेंटरिंग क्या होती है बेटा? आप किसी एक इंडिविजुअल को एज अ होल इंप्रूव कर रहे हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल को नहीं। जस्ट ये है कि भाई देखो, जिस तरह बाज कंपनीज क्या करती हैं कि रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो मोटिवेशनल स्पीकर होती है उनको बुलाती रहती हैं, या बाकायदा थोड़े थोड़े सेमिनार करती रहती हैं जिनमें एम्प्लॉयज को अपने एजेंडा बताए जाते हैं, प्रोग्रेस वगैरह बताई जाती है। उसके बाद फिर उनके क्या कहते हैं मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं, कुछ मन घड़त होती हैं, कुछ रियल होती हैं। तो वो मेंटोरिंग होती है कि कोई एक शख्स रखा होता है जो कि एज ए मेंटर काम कर रहा होता है, मतलब एज ए उनका आइडियल होता है। तो एक ओवरऑल इंडिविजुअल को इंप्रूव करना मेंटोरिंग कहलाती है, किसी एक स्पेसिफिक स्किल को इंप्रूव करना कोचिंग कहलाती है। तो मेंटोरिंग क्या है? इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ट्रस्ट एडवाइजर वगैरह वगैरह। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? डेवलपिंग अ पर्सन होता है। और अदर साइकोलॉजिकल बेनिफिट इसके अंदर क्या होते हैं मेंटोरिंग के? कि भैया जी एक्सेप्टेंस हो जाती है, रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, और एक रोल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होता है लोगों का। तो जाहिर बात है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल मॉडल मौजूद है मेरे लोगों का, एम्प्लॉयज का, तो जब भी एम्प्लॉयज के अंदर कहीं पे कोई मसला आता है, एम्प्लॉयज डाइवर्ट होने लगते हैं, तो वो रोल मॉडल को आप भेजते हैं कि जाओ भाई इनको रास्ते पे लेके आओ। तो वो बेचारा जाता है और उनको क्या कहते हैं मोटिवेट करता है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है और उसको अपने काम के ऊपर लेके आता है। टेक्निक्स क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव मेंटरिंग की टेक्निक क्या है, या एक मेंटरिंग के रोल को इफेक्टिव बनाने की टेक्निक क्या है? वो कहता है एक्टिवली मैनेजिंग द रिलेशनशिप, इंकरेजिंग एंड नर्चरिंग द मेंटी, जो मेंटी है उसको इंकरेज किया जाए, उसको मोटिवेट रखा जाए, इंटरेक्टिंग विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो आपके ट्रेनीज वगैरह उनकी रिस्पेक्ट की जाए, रिस्पॉन्डिंग टू मेंटीज नीड, मेंटीज की नीड का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो अगर मैं आपको बात करता हूं कि भैया मैनेजमेंट स्किल के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले आपको ये एक लिस्ट याद होनी चाहिए कि स्किल होती कौन कौन सी है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में बैरियर जो है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है। इनोवेशन क्रिएटिविटी नहीं है इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में पर्पस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के सोर्स इंपॉर्टेंट हैं, स्टेप्स फॉर इंटरव्यू इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चनर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट हैं बस। निगोशिएशन कुछ नहीं है इसमें। कोचिंग और मेंटरिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बस। तो बाकी आपको लिस्ट याद होनी चाहिए और इसके अंदर से 4 ये टॉपिक